गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि यूएनएससी में जो है, क्योंकि इंडिया जो है प्रेसिडेंट था अगस्त का, तो एक लास्ट रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है। रेजोल्यूशन का जो नंबर है वो है 2593। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं, और ऊपर से ये न्यूज़ जो है वो अभी लेटेस्ट है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन में नंबर को भी कंफ्यूज करने के लिए डाला जा सकता है। तो ये रेजोल्यूशन जो है उसमें रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया है। एब्सटेन मतलब वो वोटिंग, उन्होंने कोई वोट नहीं किया, ना यस किया ना उन्होंने नो वोट किया। तो वो उन्होंने अपोज क्यों किया इस रेजोल्यूशन को, तो ये भी देखेंगे। और पहले देखते हैं कि ये रेजोल्यूशन है क्या। ये रेजोल्यूशन कहता है तालिबान को कि आप अपनी कंट्री में, अफ़गानिस्तान में, किसी भी टेरर ग्रुप को अपनी सेंचुरी नहीं देंगे, किसी को भी आप जो है पनपने नहीं देंगे अफ़गानिस्तान में। दूसरा ये कहता है कि जितने भी अफ़गान नेशनल्स जो अपनी कंट्री को छोड़ना चाहते हैं, उनको आप छोड़ने दोगे, कंट्री को सेफ़ इवैक्यूएशन होने में हेल्प करोगे। एक और ये रेजोल्यूशन क्या कहता है कि अफ़गान टेरिटरी जो है वो रेजोल्यूशन 1267, जो यूएनएससी का ही एक रेजोल्यूशन है 1267 नाम का, उसमें जो टेररिस्ट इंक्लूड हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के, उनको भी आप जो है कोई किसी भी तरह का शेल्टर नहीं दोगे। अब ये रेजोल्यूशन 1267 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के कहने पर ही ये पॉइंट को जो है वो इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इंडिया के को ही टारगेट करते हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। इसीलिए अफ़गान टेरिटरी जो है वो, ये जो दो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो ना यूज़ कर पाएँ, इसके लिए ये दोनों का जो है नाम स्पेसिफिकली इस रेजोल्यूशन के थ्रू जो है वो इस ओवरऑल रेजोल्यूशन में, अफ़गानिस्तान के रेजोल्यूशन में जो है वो इंक्लूड किया गया है। अब चाइना और रशिया जो है वो इसी बात पे जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स का नाम तो इसमें डलवा दिया, लेकिन इस्लामिक स्टेट और फिर उइगुर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, अब ये इस्लामिक स्टेट तो आपको पता ही है, खुरासन वाला, जो हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, ये उइगुर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि जिंजियांग रीजन में चाइना के वहाँ पर जो है वायलेंस करता है। ठीक है, तो चाइना इसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है, इसीलिए चाइना चाहता था कि इस रेजोल्यूशन में इनका भी नाम जो है वो इंक्लूड किया जाए और इनको भी टेररिस्ट ग्रुप की श्रेणी में ही डाला जाए, और जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान को कहा जाए कि वो इनको भी कोई सपोर्ट नहीं देंगे। फिर जो है चाइना और रशिया का ये कहना है कि आपने जो है इस रेजोल्यूशन में ऐसी एक तरह से डिज़ाइन जो है वो बनाया है, आपने इसको ऐसे एक तरह से यूज़ किया है रेजोल्यूशन को, जिसमें आपके टेररिस्ट और हमारे टेररिस्ट की श्रेणियाँ जो है वो यूज़ की गई हैं। मतलब अपने टेररिस्ट, अब इनका कहना ऐसा है कि लश्कर तैयबा, अल कायदा, जैश ए मोहम्मद, जो कि यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया, इन सब के जो 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 टारगेट करते हैं उनको तो इंक्लूड कर लिया, जो इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो रशिया और चाइना को टारगेट करते हैं उनको नहीं इंक्लूड किया। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्शन जो है वो रशिया और चाइना ने उठाया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान। सो डिस्पाइट द abstention of two P5 countries, so P5 countries are those who are permanent members of the United Nations Security Council. So Russia and China have not, they have abstained from voting on this UNSC resolution 2593. This resolution was meant to address the key concerns of India as well as that of other countries of UNSC with respect to Afghanistan and the situation which is rapidly changing in the battleground of Afghanistan. Okay, so what does this resolution say? This resolution asks Taliban to resist from letting the terrorist groups to find safe sanctuary in the territory of Afghanistan, and the resolution is also asking Taliban to provide safe evacuation for all such Afghan nationals who wish to leave the country. The resolution also demands that the terrorists, so this one is particularly accommodated because of India's push. So this resolution 1267, which declared Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed as terrorist groups. So this UNSC resolution 2593 also asks Taliban that the terrorists which are mentioned in resolution 1267, they must not be accommodated within the
territory of Afghanistan. So why Russia and China have abstained? What are their objections? So they are saying that not all terrorist groups have been listed out in this resolution, and only those which are targeting US, UK, France, and India, these terrorist groups have been mentioned in the resolution, and they were demanding Islamic State and Uyghur East Turkestan Islamic movement to be included in this resolution as terrorist groups. But of course, this resolution has not accommodated their concerns. That's why they have objected to it. They have abstained from voting upon this resolution. Okay, so they are also saying, Russia and China are saying that you have followed your terrorist and our terrorist approach, and the US responsibility is not fixed, that how US failed Afghanistan, how US withdrew precipitously, and how it created a mess in Afghanistan. So all this has not been included in this resolution. That's why they are concerned. This Russia and China are concerned about it. Okay, so let us see the next topic, which is यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. सो इंडिया जो है वो 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है कांग्रेस, उसमें जो है इलेक्ट हो गया है, और जो है अबिदजान में ये यूनियन जो है वो उसमें सिलेक्ट हुआ है इंडिया. ठीक है, तो अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो क्या है? ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ बर्न हुई थी. बर्न कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में. तो वहाँ पर जो है ये ट्रीटी हुई थी 1874 में, और उसके थ्रू जो है इसको बनाया गया है. ठीक है, जो हमारा यूनियन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को. ठीक है, अब जो है ये सेकंड ओल्डेस्ट जो है एक जो सेकंड ओल्डेस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अब आप याद रखो कि ये जो है लीग ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं थी. ठीक है, तो ये लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं थी. तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जा सकता है कि हाँ ये क्योंकि बहुत पुरानी है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो है ये लीग ऑफ नेशंस का पार्ट है. बट रिमेंबर, ये लीग ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं थी. ये सीधा ही जो है वो बाद में यूनाइटेड नेशंस से आकर जो है ये एसोसिएट हुई. ठीक है, अब ये इसके अंदर 4 ऐसी बॉडीज़ हैं: कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, एटसेट्रा. अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? बर्न में, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को जो है वो 1876 में जो है वो ज्वाइन किया था. ठीक है, सो अब इसका एजेंसी का मोटिव क्या है? ये कोऑर्डिनेट करती है जितनी भी पोस्टल पॉलिसीज़ होती हैं मेंबर नेशंस के बीच में, और जो वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम है उसकी जो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन करती है. ठीक है, तो now let us see this topic in English. Universal Postal Union. So India has been elected to the Council of Administration at 27th Universal Postal Union Congress in Abidjan. So Abidjan is a city in Cote d'Ivoire, that is in West Africa. Okay, so India has been elected to this Congress, and 106 votes were secured by India. And so what is important for us is to see is what is this Universal Postal Union is. Okay, so it was established by the Treaty of Bern in 1874. It is the second oldest international organization after International Telecommunication Union, which was established in 1865. So just remember that this Universal Postal Union it was not a part of League of Nations, which was the predecessor of United Nations. It is a separate organization. Of course, it is a specialized agency of United Nations now, but it was never associated with the League of Nations. So it has several bodies like Congress, Council of Administration, Postal Operations Council, and International Bureau. India has recently been elected to the Congress. Okay, so India joined this UPU, that is the Universal Postal Union, in the year 1876. So now let us see the next topic, which is Kazin 21. तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है काजिन 21, जो कि आयशा बीबी में होगी, कजाकिस्तान में होगी. ये 5th एडिशन है एक्सरसाइज का, और ये एनुअल एक्सरसाइज होती है. ठीक है, हर साल होती है. इससे लास्ट ईयर जो है वो नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन ये 2016 से जो है ये हर साल की जाती है. 5th एडिशन ये एक्सरसाइज का है, और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टाइज कंट्री के बीच में हमारे जो है वो इम्प्रूव हो सकें. एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है हम ये एक्सरसाइज जो है इसलिए करते हैं. ठीक है, सो नाउ
Let us see this topic in English. Kazan 21. So India and Kazakhstan are going to conduct this joint military exercise known as Kazan 21, and this will be conducted as at Aisha Bibi, Kazakhstan. This will be the fifth edition of this annual exercise. It's a bilateral joint exercise conducted annually since the year 2016. The last year this exercise was not conducted because of COVID situation. Before that, in 2019, this was conducted in Pithoragarh, which is in India, and this exercise aims to provide impetus to military and diplomatic ties between the two countries, and the resolve of both countries against or in favor actually in the strong resolve of both nations to counter terrorism. Okay, so now let us see the next topic, which is Zapad 2021. तो एक थिएटर लेवल एक्सरसाइज हो रही है रशिया में. थिएटर लेवल एक्सरसाइज क्या होता है? जिसके अंदर नेवी, आर्मी जो है, फिर हमारी एयरफोर्स जो है, वो सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं. थिएटर लेवल की एक्सरसाइज है, रशिया में कंडक्ट की जा रही है. उसमें इंडिया के भी जो है, इंडियन आर्मी के भी कुछ पर्सोनल जो है वो खासकर नागा बटालियन ग्रुप है, वो इसमें पार्टिसिपेट करने गया है. ठीक है, ये निजनी रशिया में एक जगह है, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया. जैसे ये देखो नाम लिए, रशिया, इंडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया एटसेट्रा, ये बहुत सारी कंट्रीज़ जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. चाइना और पाकिस्तान इसमें ऑब्जर्वर्स की तरह इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे. ठीक है, इसका मेन ग्रुप क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का? ये एक टेररिज्म के अगेंस्ट है, ऑपरेशंस चलाने के लिए एक्सरसाइज है. ये एंटी टेररिस्ट जो है एक्सरसाइज है. ठीक है, इसके अंदर जो है जॉइंट रिकॉनिसेंस का मतलब क्या होता है? नज़र रखना. ठीक है, फिर अर्ली वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन अटैक, जॉइंट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा. जॉइंटली एक्सरसाइज की जाएगी बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में मिलकर. ठीक है, so now let us see this topic in English. A 200 personnel contingent of Indian Army belonging to Naga Battalion Group, they are going to participate in this Zapad 2021, which is a multi-nation exercise. It's a theater level exercise where Russian armed forces belonging to when we are saying theater level exercise, it means the Army, Navy, as well as Air Force. So multinational as well as theater level exercise, which will be conducted at Russia, and this aims to focus primarily on operations against terrorists. Several countries are participating in it. China and Pakistan are also participating as observers. Of course, they're not participating in the exercise, but they will be observers. And there will be several drills like joint reconnaissance, early warning, electronic information attack, etc. Okay, so now let us see the next topic, which is You Breathe Life. तो यू ब्रीथ लाइफ एक एयर प्योरीफायर है, जो कि लिविंग प्लांट बेस्ड एक एयर प्योरीफायर है, जिसको आईआईटी रोपड़, कानपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है उन्होंने जो है मिलकर बनाया है. ये एक लीफी प्लांट का यूज़ करते हुए एयर को प्योरीफायर करता है. ठीक है, फाइटो रेमिडिएशन में क्या होता है कि आपकी एयर जो है, जब वो लीव्स के साथ इंटरेक्ट होती है, तो लीव्स जो है वो उसके कंटेमिनेट उस एयर को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और रूट्स तक ले जाते हैं. रूट्स में वो एयर को प्योरीफायर करते हैं, और वो जो है वापस जो है जो वो एयर छोड़ेंगे वो फ्रेश और प्योर एयर होगी, और इवन ऑक्सीजन वाली एयर होगी. ठीक है, तो फाइटो रेमिडिएशन का मतलब यही होता है कि प्लांट्स का यूज़ करके आपको, चाहे वो सॉइल से करें, चाहे वो ग्राउंड वाटर को उसकी सफाई करना, प्योरीफिकेशन करना, चाहे वो एयर की प्योरीफिकेशन करना. ठीक है, तो चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, उसकी प्योरीफिकेशन प्लांट्स का यूज़ करते हुए जब हम करते हैं तो उसको हम फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं. ठीक है, फाइटो रेमिडिएशन ही हो रही है, इसमें आप प्लांट्स का यूज़ करके एयर को प्योरीफाई कर रहे हो. ठीक है, अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं फाइटो रेमिडिएशन की, जैसे कि बस रूट जोन वाला जो एरिया है वहीं उतना ही साफ़ कर सकता है, ज़्यादा ये एरिया को साफ़ नहीं कर पाएगा. ज़्यादा ये खासकर इन केस ऑफ सॉइल, तो सिर्फ आसपास के एरिया को ही ये सॉइल को साफ़ कर पाएगा. दूसरा इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेमिनेंट्स को ही जो है ये डील कर सकता है. ज़्यादा टॉक्सिसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी एयर में या सॉइल में, तो उसको जो है ये ठीक नहीं कर पाएगा. ये नेचुरल प्रोसेस उसके लिए इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, अब क्या है,
इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो एयर प्योरीफाई करते हैं, तो आपको याद रखना है नाम पीस लिली, स्नेक प्लांट और स्पाइडर प्लांट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक किसी पॉइंट में, तो ये आपके लिए को याद रखने की ये प्लांट्स जो हैं एयर प्योरीफिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, खासकर इंडोर एयर के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. You breathe life. So scientists at IIT Ropar and Kanpur, as well as the faculty of management studies of Delhi University, they have developed a living plant based air purifier which is named as You Breathe Life. Okay, how this will work? So this will be using the phytoremediation process of the plants. So the meaning of phytoremediation is using of plants as well as associated soil microbes to clean contaminants from soil, air, as well as groundwater. Okay, so not just air, of course, but soil as well as water is also purified using this phytoremediation process. So this is a cost effective environmental restoration technology. Okay, so as an alternative to engineering procedures to clean our air, we can use this phytoremediation. That's what it is using, this You Breathe Life. Okay, so there are some limitations to phytoremediation also, like the one I've discussed, that if the contaminants are very high, then this phytoremediation may not be the appropriate measure to control those contaminants. So in this topic, you will have to remember the plants which will be used for this air purification. The names are peace lily, snake plant, as well as spider plant. So these three plants are important. If you see them in your examination, then just remember that these plants have a utilization in air purification. Okay, so now let us see the next topic, which is Indian Royal Jelly. तो Indian Royal Jelly जो है वो टॉप क्वालिटी सेलर्स में आ गई है, ठीक है। इवन थाईलैंड और ताइवान से जो रॉयल जेली आती है उसको भी पछाड़ दिया इस बार। अब जो है ये रॉयल जेली होती क्या है, जो आपके बीज होती हैं, वर्कर हनी बीज कौन सी होती हैं, जो क्वीन हनी बी के अलावा जो बीज होती हैं जो कि आपका हनी बनाती हैं, क्वीन हनी बी तो मज़े मारती है, ठीक है, वो अपना रेस्ट करती है। उसके लिए जो बाकी हनी बीज हैं वो जो है वो बाहर से जो है वो फ्लावर से लेके आती हैं नेक्टर, और उसका यूज़ करते हुए हनी बनाती हैं। तो जो है जो जब वो लार्वे स्टेज में होती है हनी बी, तो जो उस टाइम पर मटेरियल बनाया जाता है बाकी वर्कर हनी बीज द्वारा, उस लार्वे को जो है वो बी तक बनने तक के पीरियड के बीच में, उसको हम कहते हैं रॉयल जेली, ठीक है। तो एक पर्ली वाइट या फिर पेल येलो कलर की होती है ये, और जो वर्कर हनी बीज के ग्लैंड्स होते हैं उसमें से बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है ये, ठीक है। बहुत गुड एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसमें बहुत ही इंडिया में जो बनाया जाता है, ऑफ कोर्स इसको एक तरह आप इंडस्ट्री की तरह देखो, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है कि बी कॉलोनीज़ बहुत सारी बना दी जाती हैं ताकि वो जो है वो क्वीन बी को प्रोड्यूस करें, और जब वो क्वीन बी को प्रोड्यूस करने के प्रोसीजर में पहुंचती हैं तो उसमें जो है जब वो रॉयल जेली बनाती हैं, न्यूट्रिशियस ये रॉयल जेली बनाती हैं, उसी को ही जो है वो निकाला जाता है और उसी को ही जो है वो आगे इसका ट्रेड किया जाता है, इसको बेचा जाता है, बिकॉज ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, इंडियन रॉयल जेली। सो इंडियन रॉयल जेली हैज़ बीन फाउंड टू सरपास टॉप क्वालिटी सेलर्स इन द वर्ल्ड, including those produced by Thailand and Taiwan. So this royal jelly is a pearly white or pale yellow colored substance which is produced by the glands of worker honeybees. So the worker honeybees are all those bees who make honey or from the nectar of flowers to feed the queen honeybee. So the queen honeybees just stays at a place or stays in the hive, and the rest of the honeybees, they go out and bring food for them. Okay, so for in that case nectar is the food for them. Okay, so when the queen honeybee is in the larvae stage, okay, when it is not yet born, it is in the larvae stage, this royal jelly is feeded to this queen honeybee by the rest of the worker honeybees, and this royal jelly is derived from that period when the queen bee is in the larvae stage. Okay, so what we do generally is that we stimulate bee colonies in large numbers so that they start producing queen bees, and when this queen bee reaches the
larvae stage, when this especially when this larva turns 5 days old, the amount of jelly that is fed to that larva honeybee, uh, or that larva queen bee, this gets accumulated and it is traded in the world market. It's a very big market, this royal jelly market, because it is nutritious, it's a good antioxidant, and that is why Indian royal jelly has been found to be very top quality. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.